हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आज हम अपना सेक्शन सेकंड का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। व्यवहार की अवधारणा। व्यवहार की अवधारणा, जिसके अंदर सबसे पहले आता है स्थायी क्रम की अवधारणा। ठीक है, तो कल हमने जो देखा था कि व्यवहार की होती क्या है, तो व्यवहार की से पहले हमने पढ़ा था व्यवहार क्या होता है। तो व्यवहार अपन ने बताया था कि जीवों के द्वारा किसी भी उद्दीपन के द्वारा जो अनुक्रिया दर्शाई जाती है, किसी उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया दर्शाते हैं उसे ही जीवों का व्यवहार करते हैं। ठीक है, या फिर इसके अलावा जीव वो अपने आवास तथा अपने जाति के जीवों के प्रति जो अनुक्रिया दर्शाते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, व्यवहार कहते हैं। तो व्यवहारिकी के अंदर सबसे पहले आती है स्थायी क्रम की अवधारणा। यानी एक स्थायी क्रम है वो एक प्रकार से एक व्यवहार होता है। तो ये जो स्थायी क्रम की जो अवधारणा है वो क्या होती है, ये अपन देखेंगे। कैसे जीव इसको प्रकट करते हैं, जीवों के अंदर इसका विकास कैसे होता है। ठीक है, तो स्थायी क्रम की अवधारणा। जन्मजात स्थायी, जन्मजात स्थायी, जाति विशिष्ट व रूढ़ क्रियाओं के क्रम को स्थायी क्रम कहा जाता है। ठीक है, जन्मजात क्रियाएं, स्थायी क्रियाएं, जाति विशिष्ट जो क्रियाएं हैं और रूढ़ क्रियाएं हैं, ये सभी क्रियाएं हैं, ये सारी की सारी क्रियाएं स्थायी क्रम के अंतर्गत कहलाती हैं। तो जन्मजात क्रियाओं, स्थायी क्रियाओं, जाति विशिष्ट क्रियाओं व रूढ़ क्रियाओं के क्रम को ही स्थायी क्रम कहा जाता है। ठीक है, अब जो स्थायी क्रम है, स्थायी क्रम की जो क्रिया है, स्थायी क्रम की जो क्रियाएं हैं, ठीक है, ये क्रियाएं पूर्व अनुभवों पर आधारित नहीं होती हैं। स्थायी क्रम की जो क्रियाएं हैं वो पूर्व अनुभवों पर आधारित नहीं होती हैं। तो स्थायी क्रम के अंदर कौन सी क्रियाएं आती है, जन्मजात, स्थायी, जाति विशिष्ट और रूढ़ क्रियाएं, ये आती हैं स्थायी क्रम के अंदर। और ये जो सारी की सारी क्रियाएं हैं वो पूर्व अनुभवों पर आधारित नहीं होती हैं। यानी कि कोई भी जो जीव है या जंतु है, कोई भी जंतु है, वो ये जो सभी क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं अपने जीवन काल में जो अनुभव है, जो अपने जीवन काल में होने वाली जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं के अनुभवों से ग्रहण नहीं करता है। अर्थात जो स्थायी क्रम की क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं पूर्व अनुभवों पर आधारित नहीं होती हैं। ठीक है, जीवन काल के अंदर वो ग्रहण इनको नहीं करता है। ठीक है, तो ये पूर्व अनुभवों पर आधारित नहीं है, तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे आती है। देखिए, स्थायी क्रम की जो क्रियाएं हैं वो पूर्व अनुभवों पर आधारित न होती हैं तथा ये विशिष्ट जीनों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। स्थायी क्रम की जो क्रियाएं हैं वो जीनों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। नेक्स्ट आता है स्थायी क्रम के गुण। स्थायी क्रम के गुण, देखिए स्थायी क्रम के कौन कौन से गुण हैं। नंबर 1, जो स्थायी क्रम की क्रियाएं हैं ये जन्मजात होती हैं। स्थायी क्रम की क्रियाएं जन्मजात होती हैं। ठीक है, सेकंड है स्थायी क्रम की जो क्रियाएं हैं ये स्थायी होती हैं, ये जीवों के अंदर स्थायी होती हैं। नंबर 3, स्थायी क्रम की जो क्रियाएं हैं, स्थायी क्रम की जो क्रियाएं हैं
वो पूर्व अनुभवों पर आधारित नहीं होती हैं। स्थायी क्रम की क्रियाएं पूर्व अनुभवों पर आधारित नहीं होती हैं और तथा स्थायी क्रम की जो क्रियाएं हैं इनका पूर्व में अनुमान लगाया जा सकता है। स्थायी क्रम की जो क्रियाएं हैं उनका पूर्व के अंदर ही अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है। तो स्थायी क्रम की क्रियाओं की विशेषताएं हैं, जन्मजात होती हैं, जीवों के अंदर स्थायी होती हैं, पूर्व अनुभव पर आधारित नहीं होती हैं तथा इनका जीवों के अंदर पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है। अब जैसे देखते हैं कि जो स्थायी क्रम की क्रियाएं कौन कौन सी हैं, इनके एग्जाम्पल जैसे प्रतिवर्ती क्रियाएं। देखिए सबसे पहले देखो कि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं। किसी भी जीव के द्वारा उद्दीपनों के प्रति जो अनुक्रिया प्रदर्शित की जाती है वो क्रियाएं कहलाती हैं प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती। कोई भी जो जीव है वो किसी भी उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया प्रदर्शित करता है उसे ही प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। ठीक है। तो प्रतिवर्ती जो क्रियाएं हैं ये स्थायी क्रम की क्रियाएं होती हैं। जैसे कोई भी उद्दीपन उसको दिया जाता है जीव को, तो उस उद्दीपन के प्रति वह निश्चित अनुक्रिया ही करता है। कोई भी उद्दीपन अगर जीव को दिया जाता है तो उस उद्दीपन के प्रति वह जीव निश्चित अनुक्रिया ही करता है। अतः जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं ये स्थायी क्रम की क्रियाएं होती हैं। सेकंड, मोरनी को देखकर मोर का नाचना। मोरनी को देखकर मोर का नाचना। मोर है वो सामान्यतः मोरनी को आकर्षित करने के लिए ही नाचता है, यानी उसके अंदर ये स्थायित्व हो गया कि वह मादा जो मोर है मोरनी है उसी को ही आकर्षित करने के लिए ही नाचता है। तो ये इसके अंदर जो मोरनी को देखकर जो मोर नाचता है वो स्थायी क्रम की क्रियाएं होती हैं। ठीक है। नंबर 3, दर्जी पक्षी जिसको बैया भी बोलते हैं। ठीक है। दर्जी पक्षी के द्वारा जटिल संरचना का घोंसला बनाना। तो दर्जी पक्षी है, इस दर्जी पक्षी जिसको बैया भी बोलते हैं के द्वारा जटिल संरचना का घोंसला बनाना, ये भी स्थायी क्रम की क्रियाएं होती हैं। नंबर 4, गिलहरी के द्वारा अतिरिक्त भोजन को मिट्टी में दबाना। जो गिलहरी है, इस गिलहरी को जो दिया गया जो भोजन है तो अगर इसकी आवश्यकता से अधिक होता है तो यह उस भोजन को मिट्टी में गड्ढे खोदकर को दबा देता है। गिलहरी के अंदर जो स्थायी क्रम की क्रियाओं का जो सबसे पहले अध्ययन है वो कोक्स के द्वारा किया गया था। तो कोक्स ने गिलहरी के अंदर स्थायी क्रम की जो क्रियाएं हैं इस स्थायी क्रम का अध्ययन किया था। इसके लिए कोक्स ने क्या किया, सबसे पहले जो एक गिलहरी है उनको अन्य गिलहरियों से पृथक रखा। एक गिलहरी को अन्य गिलहरियों से पृथक रखा। इसको प्रारंभ में कुछ मूंगफली के दाने दिए गए। उसके पश्चात इस गिलहरी को अधिक मात्रा में कुछ समय पश्चात इस गिलहरी को अधिक मात्रा में मूंगफली के दाने दिए गए। लेकिन दूसरी कंडीशन के अंदर, सबसे पहले तो उसने मूंगफली के दाने कुछ ही मात्रा में दिए थे, ठीक है। अब दूसरी बार उसने क्या किया, कुछ समय पश्चात
अधिक मूंगफली के दाने हैं उसके दिए, इसको गिलहरी को दिए। लेकिन इस गिलहरी को सीमेंट से निर्मित फर्श युक्त पिंजरे के अंदर रखा। तो गिलहरी ने क्या किया, जितनी उसको आवश्यकता थी उतनी मूंगफली के दाने तो उसने खा लिए। उसके पश्चात जो शेष बची जो मूंगफली थी उनको इस सीमेंट की फर्श को, जो शेष बची जो मूंगफली के दाने थे उनको धरती के अंदर या मृदा में दबाने के लिए उसको सीमेंट के अंदर गड्ढे खोदने की कोशिश की। ठीक है, तो कोक्स ने एक गिलहरी को अन्य गिलहरियों से पृथक किया। प्रारंभ में उसे कुछ मूंगफली के दाने दिए, कुछ समय पश्चात उनको अधिक मात्रा में मूंगफली के दाने दिए। लेकिन दूसरी कंडीशन में जो गिलहरी है उसको सीमेंट की फर्श युक्त पिंजरे के अंदर रखा। अब जितनी आवश्यकता थी गिलहरी ने उतनी मूंगफली खा ली, लेकिन जो शेष बचे हुए जो मूंगफली थे उसको गिलहरी ने गड्ढे खोदने का प्रयास किया, उसको दबाने के लिए गिलहरी ने गड्ढे खोदने का प्रयास किया। अतः जो गड्ढे खोदने की जो क्रिया है वो गिलहरी के अंदर स्थायी क्रम की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये तो अध्ययन किया था किसने, कोक्स ने। इसके अलावा कितने हुए, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अगला एग्जांपल देखो, नंबर 5। गूज जो पक्षी है, ये गूज पक्षी क्या करता है, जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उन मैदानी क्षेत्र में उथले घोंसले बनाता है। ठीक है, गूज पक्षी मैदानी क्षेत्र के अंदर उथले घोंसले, जो मैदानी क्षेत्र है उसके ऊपर थोड़े उठे हुए या जो भूभाग का जो सतह है उस भूभाग की सतह से कुछ उठे हुए जो घोंसले है बनाता है और उसके अंदर अंडे देता है। जब इस उथले घोंसले से कोई अंडा फिसल करके नीचे चला जाता है, इस उथले घोंसले से कोई अंडा अगर फिसल करके नीचे चला जाता है तो गूज पक्षी इस अंडे को वापस घोंसले में लाने के लिए विशेष प्रकार की अनुक्रिया प्रदर्शित करता है या विशेष प्रकार की क्रिया दोहराता है। ठीक है, गूज पक्षी है ये मैदानी क्षेत्रों के अंदर उथले घोंसले बनाता है, कुछ उठे हुए घोंसले बनाता है। जब घोंसले से कोई अंडा नीचे की ओर चला जाता है तो वापस इस अंडे को घोंसले में लाने के लिए विशेष प्रकार की अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। ठीक है, कैसे करता है, जैसे कोई भी अंडा है वो अगर नीचे गिर गया है तो इस अंडे को पहले वह अपनी चोंच को ऊपर की ओर उठाकर देखता है। उसके पश्चात अंडे को टच करने का प्रयास करता है और धीरे धीरे अंडे को विशेष अनुक्रिया के द्वारा अपनी चोंच की सहायता से घोंसले के अंदर लाता है। अगर वापस दोबारा अगर अंडा नीचे की ओर जाता है तो यही क्रिया यानी सेम क्रिया वो दोबारा दोहराता है, यानी बार बार ये जो क्रिया है वो दोहराता रहता है अंडे को नीचे से ऊपर लाने के लिए। ठीक है, नंबर 6 देखो, जो लंबी पूंछ वाले बंदर हैं, लंबी पूंछ वाले बंदर, ये लंबी पूंछ वाले जो बंदर हैं दौड़ते समय अपनी पूंछ को दाएं व बाएं ओर हिलाते हैं। लंबी पूंछ वाले जो बंदर हैं वो दौड़ते समय अपनी पूंछ को दाएं और बाएं ओर हिलाते हैं। लेकिन लंबी पूंछ वाले बंदर में जो ये अपनी पूंछ को दाएं और बाएं हिलाते हैं, ये दौड़ते समय अपने शारीरिक संतुलन को बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो लंबी पूंछ वाले जो बंदर हैं वो दौड़ते समय अपनी पूंछ को दाईं तरफ और बाईं तरफ हिलाते हैं, लेकिन जो पूंछ का दायां तरफ और बाईं तरफ हिलाने का कार्य है वो दौड़ते समय अपने शारीरिक संतुलन बनाना होता है। ठीक है, लेकिन जो छोटी पूंछ वाले बंदर हैं, छोटी पूंछ वाले जो बंदर हैं ये भी दौड़ते समय अपनी पूंछ को दाईं तरफ और बाईं तरफ हिलाते हैं, दाईं व बाईं तरफ हिलाते हैं, लेकिन
छोटी पूंछ वाले बंदरों में पूंछ का दाईं तरफ और बाईं तरफ हिलाने का, दाईं तरफ और जो बाईं तरफ हिलाया जाता है उसका शारीरिक संतुलन से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, लंबी पूंछ के वाले बंदर के अंदर तो पूंछ का दाईं तरफ और बाईं तरफ हिलना शारीरिक संतुलन से संबंधित होता है, जबकि छोटी पूंछ वाले बंदरों की पूंछ का दाईं तरफ व बाईं तरफ हिलना है दौड़ते समय, तो उस समय शारीरिक संतुलन से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो यह माना जाता है कि लंबी पूंछ से वाले बंदर से छोटी पूंछ वाले बंदरों का विकास हुआ है। ठीक है, उद्ध विकास के दौरान लंबी पूंछ वाले बंदर से छोटी पूंछ वाले बंदरों का विकास हुआ है, लेकिन इनके अंदर जो पूंछ के हिलाने का गुण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, यानी पूंछ के हिलाने का गुण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता है, अभी तक वो समाप्त नहीं हुआ है। तो ठीक है, तो ये तो था बेटा स्थायी क्रम की अवधारणा। ठीक है, जन्मजात, स्थायी, जाति विशिष्ट व रूढ़ क्रियाओं का जो क्रम है वो कहलाता है स्थायी क्रम कहलाता है। स्थायी क्रम की जो क्रियाएं हैं वो पूर्व अनुभवों पर आधारित न होती हैं तथा ये पीढ़ी दर पीढ़ी विशिष्ट जीवों के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। उसके बाद था स्थायी क्रम की क्रियाओं के गुण। स्थायी क्रम की जो क्रियाएं हैं वो जन्मजात होती है, यानी पूर्व अनुभवों पर आधारित नहीं होती है, या अपने जीवन काल के अंदर इन क्रियाओं को जीवों के द्वारा अर्जित नहीं किया जाता है। स्थायी होती है, पूर्व अनुभव पर आधारित नहीं होती है तथा स्थायी क्रम की क्रियाओं का पूर्व में अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे लंबी पूंछ वाले बंदर है वो दौड़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि अपनी पूंछ को दाईं तरफ या बाईं तरफ हिलाएंगे। ठीक है, उस प्रकार जो इसके एग्जाम्पल थे, इन कौन कौन सी क्रियाएं ऐसी होती हैं जीवों के अंदर जो स्थायी क्रम को क्रियाओं को प्रेरित करे। स्थायी क्रम की क्रियाएं होती हैं जैसे प्रतिवर्ती क्रियाएं, मोरनी को देखकर मोर का नाचना, दर्जे पक्षी के द्वारा जटिल संरचना का घोंसला बनाना, गिलहरी के द्वारा अतिरिक्त भोजन को मिट्टी में दबाना। इसका जो स्थायी क्रम का अध्ययन है वो कोक्स ने गिलहरी के अंदर किया। सबसे पहले उन्होंने गिलहरी को गिलहरी के समूह से एक गिलहरी को पृथक रखा और उसे मूंगफली के दाने दिए। कुछ समय पश्चात अधिक मूंगफली के दाने दिए, लेकिन इस समय उसने जो गिलहरी को सीमेंट की फर्श युक्त पिंजरे के अंदर रखा। जितने दानों की उसकी आवश्यकता थी उतने दाने गिलहरी ने खा लिए, बाकी के दाने को उन्होंने सीमेंट के फर्श को खोद करके दबाने का प्रयास किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है जो भूज पक्षी है, ये मैदानी क्षेत्रों में उथले घोंसले बनाता है। उथले घोंसले से जब कोई अंडा नीचे की ओर गिर जाता है तो इस अंडे को नीचे से ऊपर लाने के लिए एक विशेष अनुक्रिया को दर्शाता है, या विशेष क्रिया के द्वारा इस अंडे को वापस घोंसले के अंदर लेकर के आता है। ठीक है, लंबी पूंछ वाले जो बंदर हैं वो दौड़ते समय अपनी पूंछ को दाईं तरफ व बाईं तरफ हिलाते हैं, जो उनके शरीर शारीरिक संतुलन को बनाए रखते हैं। लेकिन छोटी पूंछ वाले बंदर भी हैं वो दौड़ते समय अपनी पूंछ को दाईं तरफ व बाईं तरफ हिलाते हैं, लेकिन इनकी छोटी पूंछ वाले बंदरों के अंदर पूंछ का दाईं तरफ और बाईं तरफ हिलना शारीरिक संतुलन से कोई संबंध नहीं होता है। अतः कह सकते हैं उद्ध विकास के दौरान लंबी पूंछ वाले बंदर से छोटी पूंछ वाले बंदरों का विकास हुआ है, लेकिन जो पूंछ का दाईं तरफ और बाईं तरफ हिलना है ये गुण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता जा रहा है और अभी तक ये गुण समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये तो थी स्थायी क्रम की अवधारणा। नेक्स्ट आते हैं चिन्ह उद्दीपन की अवधारणा।
नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना चिन्ह उद्दीपन की अवधारणा। चिन्ह उद्दीपन की अवधारणा। जैसे कोई भी सरल जाति विशिष्ट अभिक्रिया है, ये जो सरल जाति विशिष्ट अनुक्रिया है, कोई भी जो सरल जाति विशिष्ट अनुक्रिया, जाति विशिष्ट अनुक्रिया, ये जाति विशिष्ट अनुक्रिया है, ये स्थायी क्रम की अभिव्यक्ति को प्रेरित करती है। कोई भी जो जीव है, उन जीवों के अंदर कोई भी अगर जाति विशिष्ट क्रिया पाई जाती है तो ये जाति विशिष्ट क्रिया उन जीवों के अंदर स्थायी क्रम को की अभिव्यक्ति को प्रेरित करती है। ठीक है, कोई भी सरल जाति विशिष्ट अभिक्रिया है वो जीवों के अंदर स्थायी क्रम की अभिव्यक्ति को प्रेरित करती है। एक वैज्ञानिक थे कोनराड लोरेंज। कोनराड लोरेंज ने सबसे पहले बताया था कि स्थायी क्रम की अभिव्यक्ति के लिए, स्थायी क्रम की अभिव्यक्ति के लिए कोनराड लोरेंज के अनुसार स्थायी क्रम की अभिव्यक्ति के लिए चिन्ह उद्दीपन की आवश्यकता होती है। कोनराड लोरेंज ने बताया कि स्थायी क्रम की अभिव्यक्ति के लिए चिन्ह उद्दीपन की आवश्यकता होती है। जैसे देखो, जैसे अफ्रीकन रोबिन्स जो पक्षी है, अफ्रीकन रोबिन्स जो पक्षी है, इन अफ्रीकन रोबिन्स पक्षी के इलाके में या एरिया के अंदर अगर लाल वक्स वाले उद्दीपन आ जाते हैं तो ये अफ्रीकन रोबिन्स इन लाल वक्स वाले रोबिन्स जब किसी अफ्रीकन रोबिन जो पक्षी है इनके एरिया में अगर लाल वक्स वाले रोबिन्स पक्षी आ जाते हैं तो ये अफ्रीकन रोबिन्स इनके ऊपर अटैक कर देते हैं या उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। ठीक है, इसके लिए एक प्रयोग किया कि क्या किया, जो अफ्रीकन रोबिन्स जो पक्षी है इनके एरिया में इनके क्षेत्र के अंदर कुछ लाल वक्स वाले रोबिन्स पक्षी के पुतले जबकि कुछ बिना लाल वक्स वाले रोबिन्स पक्षी के पुतले इनके एरिया में अफ्रीकन रोबिन्स के एरिया के अंदर रखे। तो ये अफ्रीकन रोबिन्स हैं, केवल और केवल लाल वक्स वाले जो रोबिन्स पक्षी हैं उनके पुतले पर ही आक्रमण करते हैं, न कि अन्य रंग के वक्स वाले जो रोबिन पक्षी हैं उन पर आक्रमण नहीं करते हैं। अतः इन अफ्रीकन रोबिन्स पक्षियों के लिए जो लाल वक्स है ये चिन्ह उद्दीपन का कार्य करता है। ठीक है, ये किसके लिए कार्य कर रहा है, चिन्ह उद्दीपक का कार्य करता है। इसके अलावा देखो हैरिंग लोमर जो पक्षी है, इस पक्षी की चोंच है वो पीले आकार की होती है और इस पक्षी की पीले आकार की चोंच पर लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं। लाल रंग के धब्बे इसके ऊपर पाए जाते हैं। जब इसके शिशु यानी हैरिंग लोमर के जो शिशु है इस लाल रंग के
धब्बे को, चोंच के जो लाल रंग के धब्बे हैं उन धब्बे को थपथपाया जाता है तो मादा हैरिंगलोमर उनके शिशुओं को भोजन देती है, भोजन देती है। इसके लिए क्या किया कि जो हैरिंगलोमर शिशु है का जो घोंसला है, जो हैरिंगलोमर पक्षी है उसके घोंसले के अंदर जो शिशु है उनके बीच में हैरिंगलोमर जो पक्षी है इसका पुतला रखा और उसकी चोंच पर अनेक रंग के धब्बे बनाए, उसकी चोंच पर अनेक रंग के धब्बे बनाए जिसमें लाल रंग का धब्बा भी उपस्थित था। तो शिशु केवल लाल रंग के धब्बे को ही थपथपाते हैं। अतः इन शिशुओं के लिए जो लाल रंग के धब्बे हैं वो चिन्ह उद्दीपन का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे देखो तीसरा एग्जाम्पल, टर्की हेन जो पक्षी है, इस टर्की हेन पक्षी के शिशु को अगर कांच के पिंजरे में बंद किया जाता है तो ये उसको बचाने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसके शिशु को लोहे के पिंजरे में बंद किया जाता है तो तब वह पक्षी चिल्लाता है और चिल्लाने पर जो टर्की हेन की मादा टर्की हेन है वो उस शिशु को बचाने का प्रयास करती है। अतः कह सकते हैं कि जो शिशु की जो चिल्लाने की आवाज है वो मादा टर्की हेन के लिए चिन्ह उद्दीपक का कार्य करती है, न कि उस शिशु की असहाय स्थिति। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि स्थायी क्रम के अभिव्यक्ति के लिए चिन्ह उद्दीपक है वो बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद।